कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक होय धुनाक्ष न्याय जो पुण्य पत्यु अनेक। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक होय धुनाक्ष न्याय जो पुण्य पत्यु अनेक। बाइबल कहता है गॉड द सीड्स, भूसी को अलग करने के लिए, बीज को अलग करने के लिए, दाने को अलग करने के लिए भूसी को अलग करना पड़ेगा, बाइबल कहता है। और कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक हो धुनाक्ष न्याय जो पुण्य पत्यु अनेक। और रामचरितमानस यह भी कहता है मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। माननीय सुप्रीम कोर्ट आपने एक बेंच में जजमेंट दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश, और उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उन्होंने जो अपना मर्म स्पर्शी अनुभव व्हाट्सएप पर दिए, सोशल मीडिया पर, वह काबिल तारीफ है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिनु हरि भक्ति निमित्त जीवन के केह कलेशा। न्याय करने में बहुत तरह का बात को ध्यान में, इसलिए न्यायालय को शंकर भगवान का तीसरी आंख कहा जाता है। सभी मानव को दो ही आंख होते हैं, लेकिन शंकर भगवान को तीसरी आंख कहा जाता है। जब उनका तीसरा आंख खुला था तो कामदेव भस्म हो गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं सभी वरीय न्यायाधीश जी से अपील है, हम बिहार से बोल रहे हैं, यह भगवान बुद्ध, महावीर, जैन धर्म का बिहार है। आज आप देखते होइएगा हम तो लंबे लंबे बात करते हैं, सुशासन की सरकार है, लेकिन गंगा जी इतना पवित्र कर दिए हैं ये लोग जो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। सैकड़ों लाशें गंगा जी में प्रवाहित हो रही है। मैंने आपसे आग्रह किया था आप हवाई जहाज सर्वेक्षण कीजिए जो कितने लोग मरे हैं कोरोना महामारी से। और मैं तो 5 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा जो आपका बजट क्या कहता है, आप दिल्ली वासी पर के स्वास्थ्य पर कितना खर्चा करते हैं, आप बताइए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके ऊपर बजट बनता है 10 रुपये का, आपके ऊपर 100 रुपया का खर्चा कहाँ से हो जाएगा। आपके परिवार के कोई सदस्य अगर बीमार हो जाए, कोरोना महामारी हो जाए, कैंसर हो जाए, अगर आपका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप क्या कीजिएगा। आपके स्टेटस के मुताबिक इलाज करवाइएगा। लेकिन दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिए और कड़े शब्दों में इसकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लेकिन मैं तो बिहार से हूँ, जेहिते कछुनिज स्वार्थ होई यहीं पर ममता कर सब कोई। हम तो बिहारी हैं। बिहार में पटना हाई कोर्ट भी है। पटना हाई कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ, एक चक्रधारी शरण जी थे और एक कोई शाह जी थे। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जांच कर रहे थे बिहार में कोरोना महामारी पर सरकार की लापरवाही पर। उस खंडपीठ ने बिहार सरकार के हर चालाकी को
पकड़ लिया। जो 198 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत सरकार बिहार सरकार को देती है। 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत सरकार बिहार सरकार को देती है। अब बिहार सरकार कितना उठाती है? सिर्फ 90 टन। क्यों? जिसकी जैसी भवतप्ता तैसे मिले सहाय, आप न आवहीं आप ही आप वहाँ चली जाए। इनका सोच है किसी तरह से लोग मर जाए। बिहार सरकार का सोच है किसी तरह से घोटाला कर लो। 10 बरस पहले इनका इनकम टैक्स 5 टका भी नहीं देते थे, लेकिन आज घोटाला करके अरब खरब का संपत्ति बना लिए और कहते हैं हम जमींदार हो गए हैं, हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हमको 1000 करोड़ का आमदनी है पहले से। आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूँ, निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी, वह कोरोना से प्राइवेट हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में मर गए। अब कितने IAS मर गए और कितने विधायक मर गए और कितने डिप्टी कलेक्टर मर गए और कितने थाना पुलिस दरोगा मास्टर मर गए। और आम आदमी की बात तो 10,000 मरा कि 5,000 मरा कि 50,000 मरा, इसका तो खंडपीठ पूछ रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ पकड़ा। 1700 बेड है कि कौन हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें बेड पर 700 पेशेंट ही थे और 1000 बेड खाली था। और जो बेड पर पेशेंट भी था उस पर नर्स नहीं थे। आपने 2 लड़की का वीडियो देखा होगा, उसके पिताजी उर्वशी या मोना, वह वीडियो पोस्ट करती है जो PMCH मत जाइएगा तो आपके परिजन मर के ही आएंगे। वह बाहर से बेचारी बेचैन थी और उसका पानी तक उसके पेशेंट को, उसके फादर को नहीं मिला। तरफ तरफ के मर गए। और बाहरी व्यक्ति को कोरोना है, आप कोरोना हॉस्पिटल है, आप नहीं जा सकते हैं। अब भीतर में कोई भी देखने वाला नहीं। और ये लोग कहते हैं क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूं, 29 मार्च को बिहार के मधुबनी जिले के मोहम्मदपुर गांव में सैनिक परिवार, राजपूत परिवार के पूरा परिवार उसका सैनिक ही था, उसके 5 सदस्यों की हत्या दिन की 12 बजे से 3 बजे के बीच में हो जाता है। अत्याधुनिक हथियार के साथ 5-6 गैंग वहाँ आते हैं, जैसे भी निकलता है लोग वैसे सबको गोली मारता है। उस बाद तलवार से काट दिया जाता है। और जो हत्या किए उस पर पहले से हत्या का मामला दर्ज था। नवीन झा, प्रवीण झा, रावण सेना संगठन के अध्यक्ष, भूमियार सेना संगठन के, ब्राह्मण सेना संगठन, परशुराम सेना संगठन के अध्यक्ष और बिहार के गृह मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी देखने के लिए नहीं गए और कह दिए हम पता करवाते हैं, जांच करवाते हैं। और कुछ लोगों को, विरोधी दल के नेता गए तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। और बाद में यह घोषणा कर दिया गया विधिवत, अगर किसी भी व्यक्ति पर 7 साल से अधिक का आरोप केस नहीं बनता है, सजा नहीं हो सकता है, वैसे व्यक्ति को छोड़ दीजिए। अभी कोरोना महामारी में उसको गिरफ्तार मत कीजिए। बिहार सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा। कहूँ अपने लोगों को, और मीडिया में 1 सप्ताह तक मैं आलोक हूँ, मैं ये हूँ, मैं मीडिया पर, आप बिहार के मीडिया के सुनते रहिएगा। और 1 सप्ताह तक मीडिया में कहीं भी, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबार में कहीं भी नहीं छपा। और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में आज तक जीवन और मौत से जूझ रहा है
और उसी परिवार के एक सदस्य को, संजय सिंह को, हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल भिजवा दिया और ये जितने पुरुष थे सबको काट के फेंक दिया। दिन के उजाले में 29 मार्च को दिन के उजाले में, और बिहार सरकार का व्यवस्था था, मैनेज था, और ऊपर से ब्राह्मण सेना संगठन का अध्यक्ष, भूमिहार सेना संगठन से परशुराम सेना का संगठन का अध्यक्ष सत्ता के बल पर बोलते थे हम कोई कम नहीं है, हमारे खून में भी गर्मी है, हम भी परशुराम सेना संगठन, हम रावण सेना संगठन अध्यक्ष हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, ये बिहार है, यहाँ पर आपने देखा होगा 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। बिहार के मीडिया में कहीं भी नहीं निकलता है, कोई पता भी नहीं। उस संस्था को बार बार बिहार सरकार भौतिक सत्यापन करके फंड भी देते हैं करोड़ करोड़ का। जब सुप्रीम कोर्ट को यह मामला उन्होंने संज्ञान लिया तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और बड़े न्यायाधीश जी ने, लेकिन बिहार में एक जिला स्तर के न्यायाधीश को जांच करने का आदेश दिया, वो जजमेंट भी दिए, लेकिन जजमेंट वन पार्ट ऑफ दिस है, जिस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था उस आरोप के मुताबिक वह जजमेंट नहीं बैठता है। किसी को हत्या का मामला है तो उसको 3 साल का सजा नहीं हो सकता है। और आज क्या हुआ बिहार में, इस प्रकार से दिल्ली सरकार ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आपका बजट क्या कहता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील कर रहा हूँ, आप बिहार सरकार के 3 साल का ही बजट देखिए। 20-21 का भी बजट पास, 21-22 का भी बजट पास हो गया, 20-21 का भी हो गया, अब 19-20 का भी बजट 3 साल देखिए। करोड़ों हजारों करोड़ का खरीदी होती है। 209 वेंटिलेटर यह अस्पताल में, छोटे छोटे अस्पताल में रखे पड़े हैं, सौभाग्य की वस्तु है, लेकिन बीमार व्यक्ति के वह लाभ का विषय नहीं है, उस सेवा का विषय नहीं है। और घोटाला दर घोटाला होता है। आज पप्पू यादव जी बार बार जाते थे हॉस्पिटल में, क्या सेवा कर रहा है डॉक्टर, नर्स, और क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था है, क्या दवाई की व्यवस्था है। उन्हें 32 साल पहले मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। मैं बहुत इससे खुश हूँ जो 32 साल मामले को भी बिहार सरकार जिंदा रखती है। ये घोटालेबाज जो है ये भी 1989 में ही मर्डर किए थे सीताराम सिंह का, और सैकड़ों अपराधी जेल से मैनेज करके बाहर निकल गए हैं। सैकड़ों अपराधी बिहार में हत्या करके, बलात्कार करके, और कोर्ट से मैनेज करके, पुलिस मैनेज कर देती है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आए हुए थे। उन्होंने कहा था, टिप्पणी करते हुए, बिहार में कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाता है, किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है। और सारे अभियुक्त घोटाला करके और पुलिस मैनेज करके बिहार सरकार के सौजन्य से रिहाई हो जाता है। लेकिन आज 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव जी पूर्व सांसद जेल जाते हैं, तो वे लोग भी समझे इस बात को, जो आपके ऊपर भी केस है, आपका भी मामला दबा हुआ है, आपने भी घोटाला, हजार करोड़ का घोटाला किया। जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तो बिहार सरकार के सुशील मोदी जी और बिहार सरकार के सभी लोग लगे हुए थे, किसी तरह से सीबीआई इन पर आरोप लगाते रहे, ये जेल में रहे। तो आप भी सोचिए आपका क्या हश्र होगा। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, आप खुद बिहार की महामारी, कोरोना महामारी पर आप ध्यान दें और आप खुद संज्ञान लें। और यहाँ पर ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, दवा घोटाला होता है। आप बिहार की जनता को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।